बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। लास्ट टाइम हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आइसोटोप्स के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था कि आइसोटोप्स चेंज कैसे होते हैं, किस तरह तरतीब में आते हैं। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि जिनका मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? वो उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की दाद पर जो डिपेंड होता है मास नंबर, वो न्यूट्रॉन्स की दाद में तब्दीली की वजह से बनता होता है। जैसे ही न्यूट्रॉन्स की दाद तब्दील होती जाती है, उसका मास नंबर तब्दील होता चला जाता है और एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स वजूद में आते हैं जिन्हें आइसोटोप्स का नाम दिया जाता है। लास्ट टाइम हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, आज हमने उसके कुछ यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास इसका पहला यूजेस है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर का इलाज करना। नॉवडेज जैसे जैसे साइंस एडवांस होती जा रही है, साइंस में प्रोग्रेस होती जा रही है, तरक्की की जा रही है, इसी तरह आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके कैंसर का इलाज भी किया जा रहा है। हमारे बाज़ औक़ात हमारे जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर कोई इन्फेक्शन मौजूद होता है, कोई ट्यूमर्स पैदा हो जाती हैं या कोई ऐसा मसला क्रिएट हो जाता है जहां पे ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, वहां पे ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए फिर हम रेडियो एक्टिव्स यानी कि आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के चंद एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे हमारे पास पहली एग्जांपल्स है फास्फोरस 32, यानी कि फास्फोरस ये 32 उसका मैस नंबर है, और एसआर स्ट्रोनेशियम 90 इसको स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्किन मतलब हमारी जल्द के ऊपर किसी किस्म के कैंसरियस सेल पैदा हो जाते हैं, ट्यूमर्स पैदा हो जाते हैं, जिसे रसोली का नाम दिया जाता है अपनी जुबान में। उनके इलाज के लिए हम फास्फोरस 32 और स्ट्रोनेशियम 90 को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कम सलाहियत वाली यानी कि लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस खारिज करती हैं। ये रेडिएशंस हमारे जिस्म के सिर्फ ऊपरले हिस्से तक महदूद रहती है, हमारे जिस्म के अंदर दाखिले नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से इसकी खतरनाक असरात से महफूज रहते हैं। और ये रेडिएशन जिस्म के जिस हिस्से पर डाली जाती है वहां पे मौजूद कैंसरियस सेल्स को ये तबाह कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से बगैर ऑपरेट किए हमारा वो जिस्म का वो हिस्सा ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन मौजूद है, जिस्म के ऐसे हिस्से पर मौजूद है जहां पे ऑपरेट नहीं कर सकते, फिर उसके लिए हम कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट 60 CO इसका सैंपल होता है, ओ छोटा लिखा जाता है जिसके साथ। कोबाल्ट 60 को इंटरनल कैंसर के लिए, इनके जिस्म के अंदर अगर कोई कैंसरियस सेल मौजूद है तो उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सलाहियत वाली यानी कि हाईली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस खारिज करते हैं। ये रेडिएशन हमारे जिस्म के अंदर तक सलाहियत पजीर होती है, यानी कि जिस्म के अंदर तक गुजर सकती है जिस्म के अंदर। इसी वजह से जिस्म के अंदर मौजूद कैंसर के सेल्स के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जिस्म के ऊपर यानी कि स्किन पर कोई कैंसर सेल मौजूद है तो उसके लिए इलाज के लिए हम फास्फोरस 32 और स्ट्रोनेशियम को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास दूसरा यूज है ट्रेसेस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेस करते हैं किसी भी पॉइंट की निशानदेही करना, किसी को कैच करना, किसी का पता लगाना, ठीक है, उसे ट्रेस का नाम दिया जाता है। तो अगर हमारे जिस्म के अंदर किसी ऐसी जगह पर इंफेक्शन मौजूद है जिसका हमें बज़ाहिर पता नहीं चल पाता, हम उसकी निशानदेही नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है। आइसोटोप्स उस जिस्म के उस हिस्से पर जहां पे पेन वगैरह या कोई भी इंफेक्शन हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा होता, तो वहां पर रेडिएशन पास की जाती हैं, आइसोटोप्स को थ्रो किया जाता है। वो आइसोटोप्स और रेडिएशन जो होती है जिस्म के उस हिस्से में पास होती हैं और मुतलका हिस्से में जहां पे कोई इन्फेक्शन मौजूद होता है उसकी निशानदेही करती हैं। जैसे कि थायराइड ग्लैंड में गोइटर की तशखीस के लिए आयोडीन 131 को इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर जो गोइटर्स होते हैं, मतलब गिल्लर की बीमारी या जो ट्यूमर्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसकी निशानदेही के लिए आयोडीन 131 को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास इसका तीसरा यूजेस है आर्कोलॉजिकल यूजेस और जियोलॉजिकल यूजेस।
आर्कोलॉजिकल जिसे आर्किटेक्ट्स भी कहा जाता है। आर्कोलॉजिकल मतलब आसारियाती या अर्जियाती इलाज के लिए, यानी कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसे अजसाम मौजूद हैं जो मतलब लाखों साल पहले डेड हो चुके हैं, उनके फॉसिल फ्यूल्स रह जाते हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर्स, उनके ढांचे वगैरह रह जाते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर्स, उनके ढांचे यानी कि उनके फॉसिल फ्यूल्स की मौजूदगी से उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जाना है कि ये फॉसिल फ्यूल्स, ये स्ट्रक्चर्स कितने साल पुराना है, उसकी उम्र का अंदाजा लगाने के लिए हम आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई फॉसिल फ्यूल्स, कोई स्ट्रक्चर कार्बन पर मुश्तमिल मौजूद है, जैसे कि कोयला, ग्रेफाइट, डायमंड वगैरह, या भी कोई ऐसे कंपाउंड, कोई ऐसे फॉसिल फ्यूल जो कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, तो उनकी उम्र का अंदाजा लगाने के लिए हम कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक आइसोटोप्स होता है। कार्बन 14 जो है वो उस फॉसिल्स पर थ्रो किए जाते हैं, यानी कि इसकी रेडिएशंस को उस पर थ्रो किया जाता है, और वो हमें उसकी उम्र के बारे में आगाह करते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल्स कितने साल पुराना है। जैसे कि और कार्बन पर मुश्तमिल जो भी कंपाउंड होता है उसकी उम्र का अंदाजा लगाने के अमल को कार्बन डेटिंग या सिंपली रेडियो डेटिंग या कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इसका चौथा यूज हमारे पास एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मींस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, बिजली पैदा करना। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आइसोटोप्स को पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर यूरेनियम हमारे पास एक एलिमेंट होता है, यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 235, ऐसे यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 234, 235 एंड 237। लेकिन जो यूरेनियम का 235 होता है उस पर अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट की जाती है, न्यूट्रॉन्स उस पर थ्रो किए जाते हैं, तो ये यूरेनियम का जो पार्टिकल्स है ये टूट जाता है, ये ब्रेकअप हो जाता है, जिसे फ्यूजन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। इस रिएक्शन के नतीजे में 2 नए एलिमेंट्स पैदा होते हैं, बेरिलियम और क्रिप्टॉन। इसके साथ ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं और साथ में बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी पैदा होती है। ये एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है, यानी कि हरारत की शक्ल में हमें हासिल होती है। क्योंकि ये रिएक्शन काफी खतरनाक होता है, इसे इस कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है, यानी कि इसको एक जिस्म के अंदर एक ऐसे जगह पर रिएक्ट करवाया जाता है जो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड होता है, यानी कि जिस जिस्म में से रेडिएशंस बाहर ना खारिज हो उसके अंदर इस रिएक्शन को टेक प्लेस करवाया जाता है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी पैदा होती है हीट की फॉर्म में, यानी हरारत की सूरत में, इसको बॉयलर में मौजूद पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉयलर में मौजूद पानी से स्टीम बनती है, यानी कि भाप में तब्दील किया जाता है, और उस भाप से फिर टरबाइन को चलाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ये इसका पॉजिटिव पर्पस होता है यूरेनियम का, यानी कि आइसोटोप्स का, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पावर जनरेशन में इसको इस्तेमाल किया जाना। लेकिन इसके अगर नेगेटिव मकासद की बात करें, इसके नेगेटिव मकासद के अंदर इसी यूरेनियम को दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ब्लास्ट बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब्स और मुख्तलिफ मकासद में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया होता है और कोई मकासद से हासिल नहीं होता। लेकिन इसका जो पीसफुल और यानी कि पुरअमन जो इसका इस्तेमाल है वो पावर जनरेशन के अंदर है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं, यानी कि बिजली की लोड शेडिंग्स भी इससे खत्म की जा सकती हैं, इसकी कमी को भी पूरा किया जा सकता है, और यह इसका पुरअमन मकासद भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, इसको तैयार करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। वस्सलाम।